से 4 महीने पहले मेरे परिवार में शादी थी और मुझ जैसे साधारण व्यक्ति के निमंत्रण को प्रधानमंत्री जी को अभी तक याद है और वो पूछ रहे हैं कि मैं तो नहीं आ पाया, लेकिन तुम्हारे परिवार में शादी थी, हो गई थी। मैं समझता हूँ इससे बड़ी संवेदनशीलता किसी देश के प्रधानमंत्री की नहीं हो सकती है। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान पी.सी. भक्तिया जी को, वो आए और अपनी बात करें। श्री पी.सी. भक्तिया। राष्ट्रीय व्यापारी धन्यवाद महासम्मेलन में व्यापारियों की चिंता रखने वाले, व्यापारियों का स्तर उठाने वाले, ग्रामीण इलाके से लेकर शहर तक व्यापारियों के मसीहा के रूप में कार्य करने वाले आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री, देश भर के व्यापारियों को मार्गदर्शन देने वाले, उनकी बातें संसद में रखने वाले ऐसे आदरणीय श्री जय गोयल जी, देश भर में व्यापारियों का चेहरा श्री प्रवीण खंडेलवाल जी, देश भर से आए व्यापारी भाइयों और दिल्ली के मेरे व्यापारी भाइयों और बहनों, आज क्यों जरूरत पड़ी और आभार प्रधानमंत्री बहुत छोटा शब्द होगा, आपका क्या आभार मानेंगे? आप तो देते ही जा रहे हैं और जब से आए शायद पहले से ही प्लान कर लिया था। मुझे याद है अप्रैल 2014 में हमारे सम्मेलन में आदरणीय आए थे और मोदी जी ने उस समय ही अपनी पूरी रोड मैप बना दिया था कि मैं क्या करने वाला हूँ, और उस समय जो आपने बताया वो धीरे धीरे 5 साल में होता चला। साथियों, अगर हम ध्यान से समझें, कार्य प्रणाली को समझें, तो एक मजबूत अर्थव्यवस्था का टावर खड़ा करना है और उस मजबूत अर्थव्यवस्था का टावर खड़ा करने के लिए जहां हमको नींव रखनी है, उस नींव में दलदल हो, उस नींव में 50 प्रकार के दिमक हो, तो साथियों समय लगता चला जाता है, मगर सिर्फ दिखावा न करते हुए आपने वो दलदल को साफ करने का कार्य किया 5 साल में। आपने एक अर्थव्यवस्था की एक मजबूत नींव रखने का काम किया। आपने क्या नहीं किया? बैंकिंग फॉर नॉन बैंकर्स, जन धन योजना के अंतर्गत छोटे से छोटे व्यापारी का अपना खुद का बैंक अकाउंट रहे। आप देखिए सोच कैसे चलती है, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मालूम है अगर बैंकिंग व्यवस्था में नहीं आएंगे तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। बैंकिंग करने के बाद तुरंत लेके आ गए मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, 10 लाख रुपए तक का कर्जा छोटे छोटे व्यापारियों को मिलता चला गया। अगर जनधन नहीं लाते साथियों, तो बैंक कर्जा कैसे देते, मुद्रा योजना कैसे आती? एक एक आप कार्य करने की शैली देखें तो स्किल इंडिया आ गया। अगर आपके पास मजदूर अच्छा नहीं है, काम करने वाला अच्छा नहीं है, उसके पास कौशल युक्त अगर व्यक्ति नहीं है, तो आपका व्यापार कभी भी अच्छा नहीं चलेगा, नुकसान होगा। तो कौशल विकास योजना के अंतर्गत जब बच्चों को कौशल उनका तैयार किया गया, आप देखिए सब लोग बाबू बनाने की तरफ थी। पूरी व्यवस्था क्या थी? एजुकेशन, डिग्री लो, नौकरी करो। डिग्री से एक कदम आगे बढ़ के
आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा डिग्री तो ठीक है, मगर जब तक कौशल नहीं रहेगा तब तक आगे कैसे बढ़ेंगे। स्वरोजगार बनो, रोजगार मत ढूंढो, ये आवाज किसने लगाई। साथियों, हम लोग त्रस्त थे भ्रष्टाचार और इंस्पेक्टर राज से। आज परिस्थिति क्या हो गई है, सारी चीजें ऑनलाइन आ जाने से डिजिटल इंडिया चालू कर दिया और देश भर के लोगों को बोला, देश भर के लोगों को कहा कि डिजिटल हो जाओ, आपको सरकारी दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं, आप ऑनलाइन आवेदन करो, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करो, और उनके ऊपर अंकुश लगा दिया। इतने दिन के अंदर उसका निपटारा होना चाहिए। आप कार्य करने की शैली समझें। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की हमको जरूरत नहीं, आप कार्यशैली समझें। अब असेसमेंट करना है तो ऑनलाइन नोटिस दो हमको और हम ऑनलाइन जवाब देंगे। आज आपको ये नहीं मालूम कि आपका अधिकारी कौन है और अधिकारी को नहीं मालूम मैं किसका असेसमेंट कर रहा हूं, ये कल्पना क्या हम लोग कभी कर सकते थे। एक एक चीज देखिए, स्टार्टअप इंडिया से लेके स्टैंड अप इंडिया कर दिया। हमारे देश को थर्ड वर्ल्ड कंट्री बोलने वाले देश अब विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था की तरफ अग्रसर हो गए। साथियों, एक एक चीज को समझना पड़ेगा कि ये कैसे हो रहा है। हम हमारे देश की पॉपुलेशन को रोते थे कि इतनी बड़ी जनसंख्या है, और जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि 2022 में विश्व का सबसे युवा देश मेरा देश होने वाला है और युवाओं को तैयार करो ताकि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था के ऊपर कब्जा करो। एक बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जब भी ये घोषणा करते हैं और उसका हम विश्लेषण करने बैठते हैं तो हमें समझ में आता है कितने दूर की सोच है। साथियों, नेता मजबूत होना, कोई भी ग्रुप को चलाने के लिए लॉयन होना, और लॉयन कैसा होना, आप एक चीज देखिए, इतना संवेदनशील की बात कर रहे हैं आप लोग एक एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल दे रहे हैं। जीएसटी लाना जरूरी था क्योंकि हम लोग हमारे खर्चों में सर्विस टैक्स दे रहे थे जिसका मुजरा नहीं मिल रहा था। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम करना था, जीएसटी आया, और जो हमने बताया कि यहाँ ठीक करना है। साथियों, इतना कलेजा होना कि आप कंटिन्यूसली लोगों की सुन के बातों को आप उनके सब दर्द दूर करें। साथियों, ये जरूरी है। हमें ऐसा मंत्री चाहिए, ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो कि एक ट्रेन को लेके चल सके। मैं अंत में सबसे यही निवेदन करूंगा कि देश हित में, देश की अर्थव्यवस्था के हित में, देश के व्यापार के हित में, छोटे छोटे देहात में बसे हुए व्यापारियों के हित में हमें जरूरी है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमें और आगे 10 साल चलें तो हम पूरे विश्व में ऊपर आएंगे। धन्यवाद। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जीएसटी लगने के बाद देश के किसी भी बाजार में आज तक प्रधानमंत्री जी एक भी इंस्पेक्टर नहीं आया है, एक भी इंस्पेक्टर नहीं आया है। और मित्रों, पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने व्यापारियों के लिए डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड बना दिया मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत। ये बहुत बड़ी बात है।
10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा प्रत्येक व्यापारी के लिए और किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर व्यापारी क्रेडिट कार्ड देने का संकल्प भी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किया है। हम देश को ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था पूरे विश्व की बनाने की क्षमता रखता हो, जिसमें निर्णय लेने की क्षमता हो। और मुझे ध्यान है कि जीएसटी लगने से पहले लोगों ने बार बार ये कहा कि जिस सरकार ने जीएसटी लगाई वो दोबारा नहीं आई। तो जहां पर वोटों का लालच नहीं है, ऐसे हमारे प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी। आपकी जोरदार तालियों के बीच और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित कर रहा हूं, वो आए और देश के 7 करोड़ आर्थिक चौकीदारों को संबोधित करें। भारत माता की देश के कोने कोने से आए हुए सभी व्यापारी बंधुओं को मेरा नमस्कार। चुनाव की व्यस्तता के बीच मुझे आपसे मिलने का अवसर मिला, संवाद का मौका मिला। ये मेरे लिए वाकई ये बहुत ही महत्वपूर्ण आयोजन है। इस समय तकनीक से बगल वाले सभागृह में बैठे हुए लोगों से भी मेरी बात हो रही है और स्वाभाविक है कि आप लोगों के द्वारा भी बात पहुंची होगी। देश भर के करोड़ों व्यापारी भी आज इसको सुनते होंगे। उन सबको भी मेरा नमस्कार। साथियों, सबसे पहले मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। बीते 5 वर्ष में जिस तरह आपने हर कदम पर मेरा समर्थन किया, देश को आगे बढ़ाने में सहयोग किया, मैं आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। साथियों, मैंने पिछले 5 साल में पूरी ईमानदारी से आपके कारोबार और जीवन को सुगम करने की कोशिश की है और इसलिए मैं चाहता हूं आप सभी टेंशन फ्री होकर बिना किसी डर के काम करें। देश की अर्थव्यवस्था में जैसी ईमानदारी बढ़ती जाएगी, पारदर्शिता बढ़ेगी, तो उसकी मजबूती देश के विकास में और मददगार साबित होगी। साथियों, व्यापारियों ने हमेशा देश के बारे में सोचा है, देश की जरूरत के साथ खुद को जोड़ा है। भामाशाह के संबल ने महाराणा प्रताप की ताकत को 2 गुना कर दिया था। ये हमारे देश के व्यापारियों की ही ताकत थी कि भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत के व्यापारियों ने कंबोडिया से लेकर के ईरान तक
दुनिया के कोने कोने तक देश की संस्कृति का विस्तार किया था। साथियों, मैं आप सभी व्यापारियों की एक बात से बहुत ही प्रभावित हूं और वो है आपकी मेहनत। बारह घंटे तक आप दुकान में अपने आप को कैद करके व्यापार ही नहीं बल्कि सच्चे अर्थ में जनता की सेवा करते हैं। और मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि चुनाव है। मेरा मानना है कि व्यापारी वर्ग एक तरह से सच्चे मौसम विज्ञानी होते हैं। इतना वाक्य लेकर के कल मीडिया में बड़ी बड़ी स्टोरी बन सकती है। जब मैं मौसम विज्ञानी कहता हूं, मौसम विज्ञानी इसलिए क्योंकि व्यापारी को एडवांस में सब कुछ मालूम होता है। वो आने वाले दिन का अंदाजा लगाता है कि लोगों को कब और कितनी मात्रा में कौन सी चीज चाहिए। जब सर्दी आती है तो सर्दी के आने के पहले ही व्यापारी लोगों के लिए कंबल, रजाई, हीटर, स्वेटर, लकड़ी, कोयला सब तैयार करके रख देता है। ऐसे ही जब गर्मी आती है तो पहले से ही वह एसी, कूलर, बर्फ सब का दुकान में इंतजाम करके रखता है। साथ ही वह जिस कुशलता से व्यापार चलाता है उससे भी सीखा जा सकता है कि कैसे साधनों का सदुपयोग करके काम किया जा सकता है। हमारे व्यापारी वर्ग की यही कठिन तपस्या और साधना है जो सदियों से इस देश को बहुत कुछ देती आई है। लेकिन साथियों, आजादी के बाद से कांग्रेस के शासन में व्यापारियों को लेकर एक धारणा बना दी गई थी कि देश में जो कुछ भी गड़बड़ हो रही है वो सिर्फ व्यापारियों की वजह से हो रही है। कांग्रेस के जमाखोरों ने महंगाई के खेल से फायदा उठाया और तोहमत व्यापारी वर्ग पर मढ़ दी कि महंगाई व्यापारियों की वजह से होती है। ये मैं सही बताता हूं कि नहीं बताता हूं? आपने 70 साल तक यही गालियां खाई है ना। जबकि सच्चाई तो ये है कि मेरे देश का सामान्य व्यापारी तो महंगाई की 2 गुनी मार झेलता है। एक तो वो खुद जब अपने घर का बजट बनाता है तो उसे दिक्कत होती है, और दूसरा जब महंगाई की वजह से लोगों के सारे पैसे आवश्यकता की पूर्ति में खर्च हो जाते थे तो कारोबारियों की दुकान में रौनक भी फीकी हो जाती थी। वो अगर नए जूते खरीदना चाहता है तो नहीं खरीदता है, नया एक शर्ट लेना चाहता है तो नहीं लेता है, घर में 4 बर्तन लाना चाहता है तो नहीं लाता है, और उसका असर व्यापारी समाज पे पड़ता है। और इसलिए महंगाई का 2 गुनी मार अगर किसी को झेलनी पड़ती है तो व्यापारी को पड़ती है।
और जब महंगाई कंट्रोल होती है तो जेब में पैसे होते हैं। जब जेब में पैसे होते हैं तो बाजार में लगते हैं, व्यापार तेजी से बढ़ता है। पहले देश में कारोबारियों को जंगल के कानूनों और कानूनों के जंगल दोनों से जूझना पड़ता था। और शायद प्रवीण को याद होगा, जब पिछली बार मुझे 2014 में आप लोगों ने बुलाया था, तब तो मैं प्रधानमंत्री नहीं था, उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहा था और उसके कुछ ही दिन बाद शायद चुनाव होना था और श्री फोर्ट में शायद मुझे बुलाया था। देश भर से व्यापारी आते, लेकिन संख्या बहुत कम थी, क्योंकि स्वाभाविक है यार, मोदी के कार्यक्रम में जाएंगे और फोटो निकाल देगा कोई और पता नहीं कोई मार देगा तो इनकम टैक्स की रेड पड़ जाएगी। तो आने से लोग डरते डरते, लेकिन आए थे, थोड़े बहुत आए थे। लेकिन उस दिन मैंने कहा था, याद होगा शायद आपको, और मैंने पहली बार आप ही के मंच पर एक बात कही थी और मैंने कहा था कि एक ऐसी सरकार है देश में जो नए नए कानून बनाने का लिए उछलती है। मैंने ये कानून बनाया, मैंने वो कानून बनाया, मैंने ठीक ना, ऐसा ही आता था ना पहले कि हमारी सरकार ने ये कानून बनाया, यही कहते रहते थे। मैंने कहा मैं आऊंगा तो हर दिन एक कानून खत्म करूंगा। अच्छा, सामान्य रूप से ये जो हमारी बिरादरी है, हमारी जो जमात है, उसकी इज्जत ऐसी है कि चुनाव में हम जो बोलते हैं, हमारी बिरादरी बोलती है, वो चाहती है कि लोग जल्दी से जल्दी भूल जाएं। लेकिन मैं अपवाद हूं, मैं जो बोला था खुद आकर के याद करा रहा हूं। और आपको खुशी होगी, 5 साल में 1500 कानून खत्म किए, 1500। इतना ही नहीं, हम जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर आज दुनिया में भारत का नाम रोशन हुआ है, लेकिन मेरा मकसद ईज ऑफ लिविंग का है। और ईज ऑफ लिविंग का मतलब है देश हमारा, सरकार हमारी और नागरिक को कुछ भी पाना हो तो जद्दोजहद करनी पड़ती है, जूझना पड़ता है, सरकार के सामने हाथ पैर जोड़ने पड़ते हैं। ये क्या लोकतंत्र है क्या? देश आपका, सरकार आपकी, और आपको ऐसे जीना पड़े, ये मुझे खटकता है जी। अब आपने देखा हो कि उस दिशा में हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं। वैसे भी भरतिया जी बड़ा विस्तार से, बड़े ढंग से, अच्छे ढंग से समझा रहे थे। देखिए, दुनिया भर के फॉर्म आपने देखा हमने खत्म कर दिए हैं, सरलता ला रहे हैं। पहले आपको रिटर्न के लिए दर्जनों फॉर्म भरने पड़ते थे, अब ये घटाकर 3 और 4 पर हम ले आए हैं। पहले हमारे देश में जी ऐसा, ये जो सरकार में बैठे हैं जैसे वही अकेले ईमानदार है, चाहे नेता हो या बाबू हो, ऐसी इंप्रेशन थी, बाकी सब चोर। देश ऐसे नहीं चलता है जी। लेकिन ये चोरों का खेल इसलिए रहता है कि इतना स्प्रेड हो जाए ताकि खुद बच जाए। आप मुझे बताइए, किसी बच्चे को स्कूल कॉलेज में एडमिशन लेना है,
और उसके सर्टिफिकेट को सर्टिफाई करना पड़ता है, तो वो किसी नेता के घर के बाहर बेचारा सुबह 7 बजे कतार में बैठ जाता है, किसी डिस्ट्रिक्ट लेवल के अफसर के यहाँ बैठ जाता है, साहब जरा थप्पा मार दीजिए ना। साहब का तो मुंह देखने को मिलता नहीं, क्यों बैठता है उसका साथीदार, वो बाद में वो भी 2-5 रुपया तो मार ही लेता है। मैंने आके नियम बनाया, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप सेल्फ सर्टिफाई कर दीजिए, लास्ट मोमेंट जाना होगा जब ओरिजिनल दिखा दीजिए। अरे देश के नागरिक पर भरोसा करो भाई। अपने यहां भी आपके व्यापारियों के लिए भी मैंने सेल्फ सर्टिफिकेशन को मंजूर कर दिया है जी। देखिए, इंसान मान सम्मान उसके जीवन में बहुत बड़ी चीज होती है। अब आप देखिए, कभी कभी को लोग कहते हैं, आप देखिए कितना ही बड़ा धनी व्यक्ति हो, उसके घर में किचन में काम करने वाले 50 लोग हो, जो चाहे दुनिया की वैरायटी बना करके उसको खिला सकते हो, पैसे हो, लेकिन किसी परिचित के यहाँ शादी हो और उसको निमंत्रण न मिले, खाने के लिए कोई न बुलाए, तो उसका नींद उड़ जाती कि नहीं? उसके घर में खाना नहीं है, ऐसा नहीं है। सवाल इज्जत का होता है। हमारे देश में विशेष करके व्यापारी आलम को मान सम्मान और इज्जत देने में, जाने अनजाने में या तो इरादा पूर्वक सरकारी व्यवस्थाओं में कमी रही है, और उसके लिए जिम्मेवार पुरानी सरकारों का नेतृत्व करने वाले लोग रहे हैं, क्योंकि उनके सोच में रहा है कि व्यापारियों को गाली दो, बाकियों को खुश कर लो। ये तरीका बन गया। अब छोटी छोटी गलतियों के लिए कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि इन्हें अब अपनी आसान प्रक्रियाओं में सुधारा जा रहा है। सेल टैक्स में ऑनलाइन प्रक्रिया से फॉर्म भरने का झंझट खत्म हो गया। साथियों, आज आपके सहयोग से ही वन नेशन वन टैक्स का सपना साकार हुआ है। जीएसटी के बाद बनी व्यवस्थाओं की वजह से अब आपको हर राज्य में अलग अलग चुंगी नाके का टैक्स नहीं देना होता। ई-वे बिल से आपका सामान कितनी आसानी से पूरे देश में जा रहा है। ट्रकों की कतारें कम हो गई हैं, कोई अंतरराज्यीय अवरोध नहीं रहा है। साथियों, आज हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि जीएसटी आने के बाद व्यापार में पारदर्शिता आई है। आपको कच्चे पक्के की मजबूरी से मुक्ति मिली है। यही कारण है कि रजिस्टर्ड व्यापारियों की संख्या जीएसटी आने के बाद करीब 2 गुनी हो गई है। जीएसटी से राज्यों का राजस्व 1.5 गुना तक बढ़ गया है। भाई और बहनों, जीएसटी की व्यवस्था आपके सुझावों पर चल रही है। आपने देखा, जैसे जैसे सुझाव आए, जीएसटी काउंसिल मिलती है, उसको एडॉप्ट करती है, सुधार करती है। वरना पहले इस बजट से अगले बजट तक इंतजार करना पड़ता था। अब ऐसा नहीं है, 2 महीने में भी रास्ता निकल सकता है जीएसटी काउंसिल के कारण। अगले बजट तक अब इंतजार नहीं करना पड़ता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि सरकार से गलतियां नहीं होती। इतना बड़ा देश है, एक निर्णय करते हैं, इस इलाके के लिए ठीक होता है, लेकिन दूसरे इलाके के लिए नहीं होता है। एक आइटम के लिए ठीक होता है, दूसरे आइटम के लिए नहीं होता है। लेकिन जब आते हैं लोग तो तुरंत पता चलता है, यार ये कैसे रह गया। तो 2 महीने में ठीक हो सकता है। पहले ये बजट गया, अगले बजट तक इंतजार करो, ये हाल था। आपके सुझाव इसलिए भी जरूरी है कि इस देश का व्यापारी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। हम आपको जितना प्रोत्साहन दे सके वो कम है।
साथियों, आज आपके सुझावों की वजह से ही लोगों के दैनिक इस्तेमाल की ज्यादातर चीजों पर टैक्स जीरो है। ज्यादातर चीजों पर 98% चीजें 18% से कम के स्लैब में है। वहीं छोटे छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत देते हुए जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी से छूट की सीमा को 2 गुना कर दिया और 40 लाख रुपए कर दिया है। 1.5 करोड़ रुपए तक का कारोबार करने वाली इकाइयां 1% दर भुगतान की कंपोजिशन योजना का फायदा उठा रही है। हम इस प्रक्रिया को लगातार सरल बना रहे हैं। आपके इसी सहयोग से पिछले 5 साल में देश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में 65 पायदानों की छलांग मार करके 77वें स्थान पर आ गया है। और मुझे एक दिन वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन का फोन आया बधाई देने के लिए। इस बात के लिए कोई वर्ल्ड बैंक का चेयरमैन भारत के प्रधानमंत्री को फोन करे, कोई लॉजिक नहीं था। मैंने कहा आपका इतना उत्साह क्यों है? बोले देखिए मोदी जी, एक डेवलपिंग कंट्री और इतना बड़ा देश इतना बड़ा जंप लगाए, ये दुनिया में कभी हुआ नहीं है। और मैं यहां रुकने वाला नहीं हूं। आने वाले 5 साल के भीतर भीतर बहुत ही जल्द हम 50वें स्थान पर आना चाहते हैं। और ऐसे में मेरे छोटे कारोबारियों के लिए व्यापार को आसान कर हम अपने लक्ष्य की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। साथियों, कारोबारी में पारदर्शिता को बढ़ावा देने का एक असर ये हुआ है कि अब युवा भी अपने बिजनेस को विस्तार देने के लिए नए नए तरीके सोच रहे हैं। वरना नई पीढ़ी पिताजी को कह रहे थे कि पिताजी मैं ये आपकी दुकान चलाने वाला नहीं हूं, मैं कुछ और करूंगा। आज उल्टा होने लगा है जी, उसमें वो नई जान भरने लगा है, नए आइडिया लेकर के आ रहा है। पहले सरकार की एजेंसियों की दखलंदाजी के कारण युवा वर्ग व्यवसाय से जुड़ने से बचता था या अपना कुछ नया काम शुरू कर देता था। अब डिजिटल व्यवस्था को बढ़ावा देने से, तमाम नियमों में परिवर्तन करने से, जीएसटी की वजह से आई सरलता से अब युवाओं की तमाम दिक्कतें दूर हुई है। इसके अलावा उन्हें मुद्रा योजना से भी मदद मिल रही है। इस योजना के जरिए 4.5 करोड़ से ज्यादा नए कारोबारियों को बिना गारंटी कर्ज दिया गया है। कोई गारंटी नहीं। पहले तो सर्टिफिकेशन के लिए भी 50 चीजें देनी पड़ती थी। मैं रुपये देता हूं, भरोसे पर देता हूं जी। हमने कारोबारियों का लेखा जोखा रखने में छूट की सीमा को 2 गुना से ज्यादा कर दिया है। भीम ऐप से लेकर के डिजिटल लेन देन का लाभ व्यापारियों को मिले, इसकी भी व्यवस्था बनाई है। साथियों, भाजपा की हमेशा सोच रही है कि देश में कारोबारियों को आसानी से पैसा मिले, सस्ती दर पर कर्ज मिले, कैश फ्लो बना रहे, मार्केट मिले, अच्छी तकनीक मिले और सरकारी दखल कम हो। छोटे कारोबारियों में सुरक्षा की भावना जागे। हम कारोबारियों को कर्ज मिलने में बहुत सी दिक्कतों को तकनीक से खत्म कर रहे हैं। अब आपको 59 मिनट लोन पोर्टल से 1 करोड़ तक का लोन 1 घंटे के कम समय में मिल रहा है। बैंक में भी जाना नहीं पड़ रहा है। यानी जितनी देर में लोग अपने घर से बैंक जाने के बारे में सोचते थे,
और बैंक पहुंचते थे उतनी देर में लोन मंजूर हो रहा है। एमएसएमई सेक्टर में जीएसटी से जुड़े कारोबारी को लोन के ब्याज में छूट से लेकर निर्यात तक की मदद की जा रही है। व्यापारियों के पैसे न फंसे इसके लिए व्यवस्था की गई है। इस सेक्टर को बाजार मिल सके इसके लिए सरकारी कंपनियों की खरीदारी की बाध्यता को बढ़ाया गया है। एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने स्पेशल पैकेज दिया है। लोन गारंटी स्कीम के तहत 19,000 करोड़ के लोन दिए गए हैं। इसी सोच को हम अगले 5 साल में विस्तार देंगे। 2024 तक हम इस आंकड़े को 1 लाख करोड़ तक ले जाने का संकल्प कर चुके हैं। इसी तरह देश में 150 ऐसे तकनीकी सेंटर बनाए जाएंगे। एक कौशल तो देंगे ही, आदर्श एमएसएमई भी तैयार करेंगे। आने वाले 5 साल में इस सेक्टर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वर्चुअल रियलिटी, ब्लॉकचेन से परिचित कराएंगे। हम तकनीक के जरिए मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस के रास्ते पर चलकर कारोबारियों को सशक्त करना चाहते हैं। साथियों, हमारे देश में इंस्पेक्टर राज जो आम बात हो गई थी, उसे काफी हद तक बदलने में हम सफलता हासिल हुई है। इंस्पेक्टर राज को खत्म कर अब इंस्पेक्टर को कहां जाना है, इसका निर्णय सिर्फ कंप्यूटराइज रैंडम अलॉटमेंट से हो रहा है। इसी तरीके से इनकम टैक्स असेसमेंट के तरीके में भी बदलाव लाया जा रहा है। 70 साल से असेसमेंट की जो व्यवस्था चली आ रही थी, उसे बदलने का बीड़ा भी अब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने उठाया है। अब इनकम टैक्स असेसमेंट की पूरी व्यवस्था बिना किसी ह्यूमन इंटरफेस से की जा रही है। किसी अफसर से आपका कोई चेहरा ही देखने को नहीं मिलेगा। इसका मतलब अधिकारी को पता ही नहीं होगा कि वो किसका असेसमेंट कर रहा है। वो चाहकर के भी आपसे सीधे संपर्क नहीं कर सकेगा। अब आपसे वो जो बात करेगा वो कंप्यूटर करेगा। ईमानदार अर्थव्यवस्था में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई प्रयास किए हैं। व्यापारी वर्ग को नई सुविधाएं दी है। जैसे पहले 1 करोड़ रुपए का सालाना व्यापार करने वालियों साथियों को अपनी इनकम 8 लाख रुपए डिक्लेयर करने की आवश्यकता थी। वही अब 1 करोड़ रुपए के डिजिटल लेन देन पर केवल 6 लाख रुपए तक की इनकम डिक्लेयर करने की आवश्यकता है। ये छोटा फायदा नहीं है। डिजिटल को बढ़ावा देने के लिए ये व्यवस्था है। आप ये जानते ही हैं कि हमने 5 लाख रुपया तक की इनकम पर टैक्स पहले ही 0 कर दिया है। तो अगर आप 1 लाख रुपए की किसी बचत योजना में निवेश कर दे तो इसका मतलब है कि लगभग 1 करोड़ रुपए तक का व्यापार करने वाले हमारे भाई और बहनों को कोई भी इनकम टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही अपने आप में एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है जो लोगों को व्यापार और डिजिटल लेन देन के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। साथियों, जनसंघ के समय से ही हमने कोटा परमिट इंस्पेक्टर राज का विरोध किया है, जबकि कांग्रेस का काम करने का तरीका ही कोटा परमिट इंस्पेक्टर राज, चुंगी, यही उनकी जीवादोरी रहती है।
हमें व्यापारियों के सम्मान की चिंता हमेशा ही रही है। साथियों, बिना एक पल गवाए हम देश सेवा के अपने मिशन में जुटे हुए हैं। 125 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद और विश्वास के दम पर ही हमने गरीबी के खिलाफ, गंदगी के खिलाफ, बीमारी के खिलाफ, अशिक्षा के खिलाफ और आतंकवाद के खिलाफ जम करके लड़ाई लड़ी है। हमारे इन्हीं प्रयासों का नतीजा है कि इन सभी लड़ाइयों में भारत को जीत हासिल हो रही है और हम जो कुछ भी कर रहे हैं भारत के विजय के लिए कर रहे हैं, हर भारतीय की जिंदगी बदलने के लिए कर रहे हैं। हमारी सरकार ने सामान्य मान के जीवन में बदलाव के लिए न सिर्फ योजनाएं शुरू की बल्कि उन्हें अंजाम तक पहुंचाया। स्किल, स्पीड और स्केल यह हमारा वर्क कल्चर रहा है। इसी का परिणाम है कि हर रोज, और मैं मानता हूं मैं जो अभी आगे के आंकड़े बताने जा रहा हूं वो आपके लिए बहुत बड़ा अजूबा होगा। और जैसे 2014 में मैं यहां आपके आकर के पर डे कानून खत्म करूंगा ये घोषणा की थी, वैसे ये जानकारी पहली बार मैं आज इस मंच से दे रहा हूं। पहली बार मैं ये जानकारी दे रहा हूं इस प्रकार से। मैं हर रोज का हिसाब दे रहा हूं आपको। मेरे 5 साल का रिपोर्ट कार्ड देने के लिए मैं बंधा हुआ हूं। मैं आपका मालिक नहीं, मैं आपका सेवक हूं, इसलिए जवाब देने आया हूं। डेली, हर रोज प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लगभग 70,000 माताओं को मुफ्त गैस कनेक्शन मिल रहा है। डेली 70,000। हर रोज सौभाग्य योजना के तहत लगभग 50,000 घरों को बिजली कनेक्शन दिए जा रहे हैं। हर रोज जनधन योजना के तहत करीब 2 लाख से अधिक गरीबों के बैंक अकाउंट खुले हैं। हर रोज मुद्रा योजना के तहत लगभग 1 लाख से अधिक उद्यमियों को लोन दिए गए हैं। मैं पर डे का काम बताता हूं मेरा। और योजना शुरू होने से लेकर के योजना पूरे होने तक, या तो योजना के आज तक का मैं हिसाब दे रहा हूं। आज व्यापारी लोग शाम को गल्ला गिनते हैं ना, मैं भी शाम को हिसाब लगा कर सोता हूं कि आज क्या काम हुआ। आप खुद के लिए हिसाब लगाते होंगे, मैं देश के लिए हिसाब लगाता रहता हूं। हर रोज प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 11,000 से अधिक घर बन रहे हैं और उसकी चाबी गरीब को सौंपी जा रही है। हर रोज स्वच्छ भारत मिशन के तहत 60,000 से अधिक शौचालयों का निर्माण हो रहा है। हर रोज करीब 1,30,000 किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड दिए गए हैं। हर रोज आयुष्मान भारत योजना के तहत 9,000 से अधिक लोगों का मुफ्त इलाज हो रहा है। हर रोज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत 400 करोड़ रुपए से अधिक की रकम सीधी गरीबों के बैंक खाते में ट्रांसफर हो रही है। हर रोज प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से करीब करीब
1,05,000 लोगों को लाभ मिल रहा है। और जब स्पीड और स्केल से विकास के काम होते हैं तो उसका नेचुरल बेनिफिशियरी कौन होता है? हमारा व्यापारी होता है। 400 करोड़ रुपए डेली जाते होंगे तो रुपये कहां जाते होंगे? आखिर व्यापारी की दुकान तक पहुंचते। भाइयों साथियों, मुझे प्रसन्नता है कि आप सभी हमारे साथ हमेशा खड़े रहे हैं, हमारा साथ दिया है। हमें पता है कि आपके साथ के बिना न्यू इंडिया के सपने को पूरा नहीं किया जा सकता है। इस देश के आप करोड़ों व्यापारी हैं जो देश के करीब 30-40 करोड़ लोगों को रोजगार देते हैं। देश की जीडीपी ग्रोथ में आपका बहुत बड़ा हिस्सा है। साथियों, देश को दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में भी आपका योगदान है। अगर देश को 5 ट्रिलियन और बाद में 10 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाना है तो आपके बिना ये संभव नहीं है। मैं आपको देश के विकास का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर मानता हूं। साथियों, दूसरी पार्टियां आपको कुछ खास अवसरों पर ही याद करती हैं, जबकि हमारे लिए आप देश की मजबूत ताकत है। कांग्रेस के नामदारों को अपने अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है, वरना गांधी जी जो खुद को गर्व से बनिया कहते थे, उसी कांग्रेस ने नामदार व्यापारी समाज को गाली देते हैं, सारे बिजनेसमैन को चोर कहते हैं। आज की कांग्रेस को न इतिहास का पता है, न ही जमीनी हकीकतों का अंदाज है। कांग्रेस के नामदारों को देश के निर्माण में व्यापारी समूह के योगदान का पता तक नहीं है। कुछ नहीं तो हर शहर में बनी धर्मशाला, अस्पताल, स्कूल, जरा उसके बोर्ड जाकर के देख लीजिए, उस पर किसी न किसी व्यापारी का नाम लिखा हुआ है। कांग्रेस द्वारा व्यापारियों का यह अपमान पूरा देश देख रहा है। देश ये भी देख रहा है कि हम व्यापारियों के हित के लिए किस तरह जुटे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र भी इसी सोच का विस्तार है। साथियों, हमारा देश तेजी से आगे बढ़ सके, इसके लिए हम 23 मई को चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। 23 मई को फिर एक बार 23 मई को फिर एक बार मोदी सरकार बनने वाली है और बनने के बाद राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड बनाया जाएगा। ये बोर्ड एक परमानेंट व्यवस्था होगी जो व्यापार और सरकार के बीच, व्यापारी और सरकार के बीच व्यवस्थित संवाद का मैकेनिज्म खड़ा करेगी। इसके जरिए हम आपसे लगातार जुड़े रहेंगे, आप विकास प्रक्रिया के बड़े हिस्सेदार बनेंगे। हमारी सरकार हमेशा से ही व्यापारियों की सलाह पर ही उनके लिए कानून बनाती है। नए बोर्ड के जरिए इस व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा। साथियों, भाजपा खुदरा कारोबार को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय खुदरा व्यापार नीति भी बनाएगी। हम जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड सभी व्यापारियों को, जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड सभी व्यापारियों को 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा उपलब्ध कराएंगे। किसान क्रेडिट कार्ड की तरह ही हम रजिस्टर्ड व्यापारियों के लिए व्यापारी क्रेडिट कार्ड की योजना लाएंगे। हम छोटे दुकानदारों के पेंशन की योजना ला रहे हैं और मुझे खुशी है कि आप सबको ये घोषणाएं
सबसे ज्यादा पसंद आई हैं। साथियों, 70 साल तक इस बात की तरफ किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि व्यापारी वर्ग या उनकी सुविधाओं के लिए कौन सा विभाग जिम्मेदार होगा। अब हमने ट्रेडर वर्ग की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कॉमर्स और इंडस्ट्री मंत्रालय के अंदर डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड को ये जिम्मेदारी सौंपी है। भाई और बहनों, भाजपा की नई सरकार युवाओं को कारोबारी बनाने के लिए, उद्यमशीलता को बढ़ाने के लिए स्टार्टअप सेक्टर में 20,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी। 50 लाख रुपए तक का लोन बिना किसी कोलैटरल सिक्योरिटी के लिए देने की नई योजना लाएंगे। देश भर में 2024 तक 50,000 स्टार्टअप स्थापित कराएंगे। इन्हें ताकत देने के लिए शहरी स्थानीय निकायों में सैकड़ों नए इनोवेशन जोन, इंक्यूबेटर्स और एक्सेलरेटर बनाए जाएंगे। कारोबारियों को पैसे और ऑर्गेनाइजेशन में इतना मजबूत करेंगे जिससे वो एक्सपोर्ट सेक्टर में अपनी छाप छोड़ सकेंगे। हम ब्रांड इंडिया को मजबूत करेंगे। साथियों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका ये चौकीदार देश को समृद्ध और शक्तिशाली बनाने के लिए आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता रहेगा। आप सभी व्यापारी भाई बहन इतनी विशाल संख्या में यहां मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी है तो, 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 मोदी है तो। When I graduated? My name is Tu. Is it 2015? 2014? Yeah, but I don't know. Hang on, don't do that. I'm not from London. CAS in Dubai is one of the highest ranked executive programs in the world, and the lecturers and the trainers are very engaging and very experienced. I think for me that's part of what made CAS different was, in my view, the professors from the other cohorts that I'd spoken to as part of my research. There was a lot of feedback that many of the professors were from industry, which allows excellent reputation. It's fantastic alumni network. Here in the UAE we have about 500 business school alumni working at the moment. I was looking for somewhere that provided me plenty of flexibility with the way that I study. So they offered us the modular 4-day MBA at the time, which suited me perfectly, fitted in with both my family and work schedule. In my experience thus far, the careers program has been the real differentiating element of the as a profession for me. But the one that really sticks in the mind is my trip to Dubai, which was the elective in the second year on solar energy in Dubai, which is a huge opportunity for my personal company. When I walked into the MBA, my objective was to be able to understand cross-functional knowledge in an organization to set up my own business. I certainly achieved that with the CAS MBA. I did that by ensuring that
At the beginning of the program, I knew what the output was going